नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। 68 हमारा ये सेट है, 68वां नंबर सेट का है। और क्वेश्चन है, विच अमेरिकन पोएट इज नॉन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। सबसे पहले एक टर्म आया है यहां पे, विच अमेरिकन पोएट इज नॉन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स एक टर्म आया है। सबसे पहले आप VERSE वर्स, ये क्या होता है? ये आपके लिटरेचर का एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है जो पोएट्री में आपको देखने सुनने को मिल जाता है। लिटरेचर का क्या है? एक लिटरेरी फॉर्म्स है। लिटरेचर का एक फॉर्म लिख लीजिए, एक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, जो आपको देखने में कहाँ मिलता है? पोएट्री में। क्लियर है मामला? पोएट्री में देखने को मिलता है। अब आइए यहां पे वर्स की बात करेंगे। कौन कौन से वर्स आपने नाम सुने होंगे? ब्लैंक वर्स आपने सुना होगा, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, राइमिंग वर्स, ये सब आपको देखना है, पढ़ना है, सुनना है, समझना है। क्लियर? लिटरेरी फॉर्म्स हैं ये। अब आइए, फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें ना कोई राइम हो ना कोई मीटर हो, है ना। यानी फ्री वर्स की बात करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा नो राइम नो मीटर, किसी भी राइम को जो लेके ना चले। और फादर ऑफ फ्री वर्स कौन से अमेरिकन राइटर हुए जिन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स बोला गया? रीता डॉब, E.E. कमिंस, वॉल्ट विटमैन। इसे व्हाइटमैन नहीं पढ़ेंगे, वॉल्ट विटमैन पढ़ा जाता है। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो वॉल्ट विटमैन करेक्ट आंसर होगा। यानी फादर ऑफ फ्री वर्स जो है अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन को माना जाएगा। वॉल्ट विटमैन, इनका एक वर्क है लिव्स ऑफ ग्रास करके, लिव्स ऑफ ग्रास करके। क्लियर? इसका पब्लिशिंग ईयर आप बताओगे। और लिव्स ऑफ ग्रास मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि लिव्स ऑफ ग्रास ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्क है इनका, कंट्रोवर्शियल वर्क है, यानी हमेशा विवाद में रहने वाला वर्क है वॉल्ट व्हाइटमैन का। कौन? लिव्स ऑफ ग्रास। पब्लिकेशन ईयर आपको बताना है कमेंट करके। अब ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे राइटर्स जो उस जमाने के रहे, उन्होंने इसको कंट्रोवर्सी में डाला और बोले कि ये सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअलिटी या वल्गैरिटी, अश्लीलता को बतलाने की बात करता है, वल्गैरिटी। ऐसा बहुत सारे राइटर उस जमाने में बोले लिव्स ऑफ ग्रास के बारे में, जिसको लिखने का काम वॉल्ट व्हाइटमैन की। पब्लिकेशन ईयर आपको बताना है, ध्यान आप रखेंगे, है ना। और वल्गैरिटी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, ऑब्शीन। और ऑब्शीन यानी अश्लील चीजों को बताने के लिए ये लिखा गया, ऐसा ढेर सारे राइटर्स का कहना था वॉल्ट विटमैन के बारे में। पब्लिशिंग, बहुत बढ़िया, पब्लिकेशन ईयर आपने बोला 1855। बहुत बढ़िया जी। आइए रीता डॉब के बारे में जानते हैं। रीता डॉब कंप्लीट मिडल, अगर मिडल नेम की बात करेंगे तो फ्रांसिस, FRANCES, रीता फ्रांसिस डॉब इनका नाम है। ये अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है, पोएट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से रखें, ये सेकेंड अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हुई हैं जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज पोएट्री के लिए। कब मिला इन्हें पुलित्जर प्राइज? कब मिला? 1987 में। और ये सेकेंड अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हुई हैं जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। अगर ये सेकेंड हुई हैं तो पहले कौन? ये तो सेकंड है। फर्स्ट का नाम आपको बताना है, किधर लिखूं मैं, स्पेस ढूंढना पड़ता है। आओ इधर लिखते हैं। फर्स्ट का नाम क्या होगा? बोलिए, फर्स्ट का क्या नाम है? फर्स्ट का नाम है एलिजाबेथ ब्रुक्स। एलिजाबेथ ब्रुक्स, जिनको पुलित्जर प्राइज। और एलिजाबेथ ब्रुक्स कौन? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर जिनको पुलित्जर प्राइज मिला। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुलित्जर प्राइज। इनको कब मिला? तो इनको मिला 1950 में।
तो ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है और ये सेकंड अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं जिन्हें, इसीलिए अफ्रीकन अमेरिकन है, इसीलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना, फर्स्ट और ये आपका सेकंड। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है आपका? ई कमिंस। ई कमिंस, एडवर्ड एल्डेस्ट कमिंस, ये राइटर हुए। क्लियर है मामला? और इनका एक वर्क है द इनॉर्मस करके, जरूर उसके बारे में पढ़िएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह ही नहीं बचता, कहां लिखें, यहां लिखते हैं। द इनॉर्मस करके इनका एक वर्क है, एक नॉवेल है द इनॉर्मस, इसके बारे में आपको पढ़ना जरूर है। तो हमारा आंसर तो ये हो गया कि फादर ऑफ फ्री वर्स जो है वॉल्ट विटमैन है, और बाद बाकी ऑप्शन से जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। समझ में आ गई होगी बातें? चलिए, अर्पणा कह रही है सर धाकर बैच ये है, और इस टाइम धाकर बैच जो आपका है शाम में 6 से 7 में होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, और आपको प्रियंका और बुलबुल बता चुकी है। चलिए, क्वेश्चन सेकंड, एन्ने हैथवे डाइड इन। सबसे पहले ये एन्ने हैथवे जो है ये कौन है? एन्ने हैथवे ये है कौन? तो ये वाइफ है। किनकी वाइफ है भैया? नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड किन्हें बोला जाता है, और जिन्हें नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड आप बोल रहे हैं उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। अब आप बताएंगे किन्हें बोला जाता है? बार्ड ऑफ एवॉन या द बार्ड भी बोला जाता है। अब नाम सुन के लग गया होगा, ये टाइटल सुन के, किनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो नेशनल पोएट की जैसे ही आप बात किए, कहां? इंग्लैंड, तो वो है आपके विलियम शेक्सपियर साहब। कौन? विलियम शेक्सपियर साहब। क्लियर? और विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम है एन्ने हैथवे। दोनों की शादी कब हुई? यानी अगर मैं बात करूं कि एन्ने हैथवे और विलियम शेक्सपियर वेडिंग कब हुई शादी, तो 1582 में, 1582 में दोनों की शादी हुई। अब यहीं से आपको पता लगेगा विलियम शेक्सपियर अपनी शादी में कितने एज के थे। ये पैदा कब हुए हैं? 1564 में, और 1564 और 1660, तो भैया 64 और 82, यानी विलियम शेक्सपियर की जब शादी हुई थी तो इनका जो एज था 18 ईयर ओल्ड। और इनकी जो वाइफ है एन्ने हैथवे, ये कब पैदा हुई है? तो ये पैदा हुई है 1566 और डेथ हुआ है इनका 1623। अब देखिए, ये 64 में पैदा हुए, वाइफ 56 में, यानी इनकी वाइफ जो है एज की अगर बात करेंगे तो इनसे 8 ईयर यानी 8 साल बड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सारा गणित आपके समझ में आ रहा होगा। अब आइए यहां पे, एन्ने हैथवे डाइड इन, कब डाइड उनकी डेथ हुई? 1660 की बात करेंगे, 1616, तो 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई है एट द एज ऑफ 52, और 1623 में एन्ने हैथवे की डेथ हुई, जो विलियम शेक्सपियर की वाइफ रही है और जो विलियम शेक्सपियर से 8 ईयर यानी 8 साल बड़ी थी उम्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। 1619 का यहां से कोई भी लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखने का काम किन्होंने किया? राइटर का नाम भी दिया हुआ है, अरुंधति रॉय, इंडियन राइटर हैं, इंडियन नॉवलिस्ट हैं, और काफी नाम है इनका, कंट्रोवर्सी में भी ये काफी रही हैं। इंडियन राइटर है, अभी भी जीवित है ये, 1961 में ये पैदा ली, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये क्या है? ये एक नॉवेल है, ये एक नॉवेल है जो फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में बताने का काम करता है। ये नॉवेल ये पब्लिश कब हुआ? तो 1997 में, 1997 में पब्लिश हुआ, और 1997 में अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज भी मिला, बुकर प्राइज भी मिला 1997 में। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अरुंधति रॉय गॉट या ऑन बुकर प्राइज इन 1997 फॉर विच नॉवेल,
किस नोबेल के लिए? तो भैया इस नोबेल के लिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और बुकर प्राइज जीती थी इस नोबेल के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अरुंधति रॉय फर्स्ट नोबेल, सेकंड नोबेल, थर्ड नोबेल? फर्स्ट नोबेल, राइट ऑप्शन A4 आगरा आपका आंसर माना जाएगा। जय हिंद, जय हिंद जी। अब आइए यहां पे 2024 में अरुंधति रॉय को एक अवार्ड और मिला है, उस अवार्ड का नाम आपको बताना है, कौन सा अवार्ड है? 2024 में अरुंधति रॉय को यानी इसी साल एक और अवार्ड मिला, उस अवार्ड का क्या नाम है ये आप हमें बताएंगे। हितेंद्र जी गुड मॉर्निंग, शिव कुमार जय हिंद गुरु जी, जय हिंद। चलिए 16 + 8 24 होता है, 23 कैसे होगा? किसने बोला 23? अब आइए यहां पे, फर्स्ट नॉवेल है, वेरी गुड। अब आ जाओ, हु रोट द पोएम एंडेमियन? एंडेमियन एक पोएम है और इसे लिखने का काम किन्होंने किया? आइए सबसे पहले एंडेमियन के बारे में जानते हैं। एंडेमियन जो आपका पोएम है ये पब्लिश कब हुआ? तो 1880 में, 1818 में। ये आपको पेन पिंटर प्राइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया है बुलबुल ने कि 2024 में अरुंधति रॉय को क्या मिला, कौन सा अवार्ड? पेन प्रिंटर प्राइज। हो सकता है TRE4 आगे पता नहीं आपसे पूछ दे, अगर अरुंधति रॉय के बारे में पूछना है तो अभी हाल ही में रिसेंटली पेन प्रिंटर प्राइज, इस प्राइज के बारे में पढ़ना गूगल पे जाके, ये होता क्या है ना, इसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम एंडेमियन? एंडेमियन पब्लिश कब हुआ? 1818 में। भाई साहब एंडेमियन जो है, जो लिखा गया, किसको डेडिकेट किया गया? मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, पहले बात करेंगे उस पे। क्वेश्चन पूछा जाता है एंडेमियन वाज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया? तो 1818 में ये लिखा गया, 1818 में पब्लिश हुआ। डेडिकेट किसको किया गया, किस राइटर को? तो एक राइटर का नाम है थॉमस चैटरटन, थॉमस चैटरटन, इन्हें डेडिकेट किया गया था। फिर सवाल यह आता है कि ये जो एंडेमियन पोएम लिखा गया किस कपलेट पे? हीरोइक कपलेट पे। ये सब आपको ध्यान रखना है, हीरोइक COUPLET। और हीरोइक कपलेट का एक और नाम है राइमिंग कपलेट, ये सब आपको ध्यान रखना है, राइमिंग कपलेट। और कपलेट वर्ड के अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? 2 लाइन्स ऑफ पोएम, 2 लाइन्स ऑफ पोएम, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आगे, क्या बोला कि एंडेमियन 1818 में पब्लिश हुआ, डेडिकेट किया गया थॉमस चैटरटन को, हीरोइक कपलेट पे लिखा गया है, राइमिंग कपलेट पे लिखा गया है। और हीरोइक कपलेट का सबसे पहले इस्तेमाल किन्होंने किया था? जॉफ्री चौसर ने, कैंटरबरी टेल्स में, जो 14th सेंचुरी का, लेट 14th सेंचुरी का अपना एक वर्क है ना। ये सब हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस यूट्यूब सेशंस में। अब आइए यहां पे क्वेश्चन है, हु रोट पोएम एंडेमियन? किन्होंने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ST कॉलरिज ने, जॉन किट्स ने। आंसर आपका हो जाएगा जॉन किट्स। आंसर यानी जॉन किट्स साहब एंडेमियन लिखने का काम किए, 1818 में पब्लिश किया गया। जॉन किट्स डेडिकेट किसको किए? थॉमस चैटरटन को किए। किस कपलेट पे लिखे? हीरोइक कपलेट पे, राइमिंग कपलेट पे। कपलेट मींस 2 लाइन्स ऑफ पोएम। ध्यान रखना है इन सारी चीजों को, है ना। सर प्लीज बताएं कि 9th 10th का क्या पूछ रहे हो, यहां फोकस कीजिए। मैं बार बार सभी से यही कहता हूं, जब आप क्लास में होते हैं, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बीच में कोई भी सवाल आपको नहीं करना है, नहीं तो मैं यहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और जिस रिदम में मैं आपको बता रहा हूं उस रिदम में मैं बता नहीं पाऊंगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्लियर? तो जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय बस ध्यान रखना है, जो भी आपके जहन में सवाल है सेशन के लास्ट में पूछिए, अदरवाइज आप पूछते रहोगे, हम जवाब नहीं देंगे आपको। क्लियर? या नहीं तो अपने सवाल का जवाब ले लीजिए, पढ़ाई बंद कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इन बातों का। आ जाओ, जॉन किट्स साहब लिखे। अब जॉन किट्स साहब की बात करोगे भैया, इनका ढेर सारा वर्ड है ना, ढेर सारा वर्ड जो आपको पढ़ना लिखना चाहिए। ओड टू नाइटिंगेल, ये आप जानते हैं, है ना। थ्रेशियन अर्न, ढेर सारे वर्क्स आप पढ़ेंगे जॉन किट्स के बारे में।
सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। जब भी दोनों की बात करते हैं तो 1798 याद आता है, और 1798 याद आने से पहले 1797 होगा, और 1797 और 1798 क्या है, तो भैया इस टाइम पे एक वर्क को लिखा गया और 1798 में किस एक वर्क को पब्लिश किया गया, क्लियर। और उस वर्क का क्या नाम है, लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स, है ना। तो लिरिकल बैलेट्स का जो फर्स्ट एडिशन है, अगर 1798 की बात करते हैं तो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। अब इसी लिरिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन की अगर बात करेंगे तो वो कब पब्लिश हुआ, 1800 में, यानी 1800, 1800 में, क्लियर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए आ जाओ यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विमेन इन व्हाइट इज द मोस्ट फेमस नॉवेल ऑफ, सबसे पहले आप ये बताइए ये जो नॉवेल है इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, है ना। पब्लिशिंग ईयर ये आपको बताना है इसका भैया, विमेन इन व्हाइट का पब्लिशिंग ईयर आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, विमेन इन व्हाइट इज द मोस्ट फेमस नॉवेल ऑफ वर्जीनिया उल्फ, टी.एच. लॉरेंस, विल्की कॉलिंस। वर्जीनिया उल्फ की आप बात कर रहे, इनका फुल नेम क्या है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, एडलिन वर्जीनिया उल्फ, एडलिन वर्जीनिया उल्फ। कई बार उल्फ के जगह पे एस्टीफेन भी आता है, एडलिन वर्जीनिया एस्टीफेन। जब भी इनके बारे में हम बात करते हैं तो एक नैरेटिव डिवाइस की बात करते हैं, एक नैरेटिव डिवाइस की बात करते हैं। नैरेटिव मतलब कुछ कहना, कहने से रिलेटेड। उस नैरेटिव डिवाइस का नाम क्या है ये आप बताएंगे, जानते ही होंगे, इतनी बार बता चुका हूं। वो नैरेटिव डिवाइस कौन सा है उसका नाम बताइए और इसका पब्लिशिंग ईयर बताइए। डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस कई बार फुल नेम का जिक्र कर चुके हैं, डेविड हार्वर्ट, H-E-R-B-E-R-T, लॉरेंस। और विल्की कॉलिंस, अगर विल्की कॉलिंस के फुल नेम की बात करेंगे तो क्या नाम आएगा, विलियम विल्की कॉलिंस, विलियम विल्की कॉलिंस की बात यहां पे करेंगे। अब विमेन इन व्हाइट कब पब्लिश हुआ, कोई बताएगा मेरे को, 1860। वेरी गुड, जिन्होंने 1860 जवाब दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। और दूसरा सवाल क्या पूछा था, वर्जीनिया उल्फ कौन सा नैरेटिव डिवाइस, किन्होंने बोला है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। ये सब आपके जहन में होना चाहिए, इसलिए मैं डेली बताता हूं और आपसे पूछता भी हूं। डी.एच. लॉरेंस साहब, अब देखो दोनों में, विल्की कॉलिंस और डी.एच. लॉरेंस में एक चीज कॉमन है, इनका नॉवेल हुआ कौन सा, विमेन इन व्हाइट। करेक्ट आंसर आपका है सी फॉर कनाडा, जो पब्लिश हुआ 1860 में। डी.एच. लॉरेंस साहब का एक नॉवेल है जिसका नाम है विमेन इन लव, देख रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन में डी.एच. लॉरेंस साहब भी दिया गया। यह है विमेन इन व्हाइट 1860, यह है विमेन इन लव जो कब पब्लिश हुआ 1920। और यह भी एक नॉवेल है, यह भी एक नॉवेल है। विमेन इन लव के राइटर डी.एच. लॉरेंस साहब हैं, विमेन इन व्हाइट विल्की कॉलिंस हैं, और विमेन इन व्हाइट पब्लिश होता है 1860 में और विमेन इन लव पब्लिश होता है 1920 में। क्लियर, ध्यान रखना था। क्या पूछना था बाद में पूछ लेना, अभी क्या पूछोगे, अभी बस पढ़ाने दो। और जो भी इसमें आपको डाउट लगेगा आप नोट करके अपने नोटबुक में रख लीजिए, बाद में बोलिएगा सर इस क्वेश्चन पे जाइए डिस्कस कीजिए, वो बाद में करेंगे। आइए यहां पे राइट आंसर सी फॉर कनाडा, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विमेन इन लव, विमेन इन व्हाइट, व्हाइट विल्की कॉलिंस, ध्यान रखना, क्लियर। और डी.एच. लॉरेंस साहब विमेन इन लव की बात करेंगे, और व्हाइट में डब्ल्यू है, विल्की में भी डब्ल्यू है, इस तरीके से याद रखना ना, व्हाइट वाला विल्की कॉलिंस, लव वाला डी.एच. लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर 6, हु रोट द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा ये क्या है? सबसे पहले तो ये ट्रेजेडी है, TRAGEDY, ट्रेजेडी है। ये कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ? 1607 में, 1607 में ये पब्लिश हुआ। इसके राइटर कौन, वही पूछा गया, हु रोट? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन ड्राइडेन। अब ध्यान से देखिए, विलियम शेक्सपियर ने लिखा एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, जो कि ट्रेजेडी है, जो कि 1607 में पब्लिश हुआ। राइट ऑप्शन आपका ए फॉर आगरा। विलियम शेक्सपियर के बारे में भी हमने पढ़ा, 1564 में ये पैदा हुए, 1616 में इनकी डेथ हो गई, है ना। इनको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है, बार्ड ऑफ एवॉन बोला जाता है, द बार्ड बोला जाता है। अरुण जी लास्ट में इस पे बात करेंगे, है ना, मैंने आपका कमेंट रीड कर लिया, लास्ट में बात करेंगे, अभी यहां फोकस कीजिए प्लीज। अब आ जाओ, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर आप बात करेंगे तो ये भी आपके 1564 में ही पैदा लिए और 1593 में इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 29। अब यहां पर आया है जॉन ड्राइडेन। अब जॉन ड्राइडेन के बारे में जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जॉन ड्राइडेन साहब जो हैं फर्स्ट पोएट लॉरेट हैं, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। आपको बताना है इन विच ईयर, इन विच ईयर, किस ईयर में, बताइए किस ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड आपके जॉन ड्राइडेन बने इन विच ईयर, किस ईयर में? 1606 दिया था। कौन सा? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। अच्छा देख लेता हूं, अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मैं देख लूंगा, डोंट वरी। सुप्रिया लास्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को फिर से। वैसे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 1607 ही होना चाहिए। चलिए बताइए कब फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड जो बने जॉन ड्राइडेन साहब कब बने, क्या ईयर है? तो भैया 1668, 1668 की बात करेंगे। हाँ जी मैंने पढ़ा, चलिए देख लेंगे। 1668 में जॉन ड्राइडेन साहब आपके जो हैं ये फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बने, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट डू वी कॉल टू द कंपोजिशन इन वर्स एग्जिबिटिंग कॉन्शियस अटेंशन टू पैटर्न्स। कंपोजिशन, कंपोज करना यानी किसी भी चीज को बनाना, इन वर्स, वर्स का मीनिंग बताए थे, जिस चीज में राइम हो, जिस चीज में मीटर हो, है ना। लिटरेचर 10 नंबर तक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना, कॉन्शियस बिल्कुल केयरफुल होके, अटेंशन टू पैटर्न्स बिल्कुल पैटर्न की बात कर रहे हैं, मीटर की बात करेंगे, राइम की जहां बात करेंगे वहां प्रोज की बात होगी, वहां पोएट्री की बात होगी, है ना। तो ये आपका पोएट्री है। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा में डायलॉग वगैरह होगा जो किसी थिएटर पे, किसी स्टेज पे शो किया जाता है, जिसको उसको ड्रामा बोलते हैं। और नॉवेल जो होता है लंबी सी कहानी होती है, उसमें ढेर सारे एक्टर्स होते हैं, उन्हें हम नॉवेल बोलने का काम करेंगे, जिसमें मल्टीपल एक्टर्स हो, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, और एक लंबी सी कहानी हो, लॉन्ग स्टोरी हो, उस सेंस में नॉवेल के साथ हम जाते हैं। नंबर 7 द कैंटरबरी टेल्स टुक प्लेस इन, कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ? कैंटरबरी टेल्स की बात करेंगे। आइए यहां पे नैरेट भी बोल सकते हैं, नैरेटिव बोला जाएगा, नैरेट वर्ब हो गया, नैरेटिव आपका एडजेक्टिव है, नैरेशन नाउन होता है। आइए यहां पे द कैंटरबरी टेल्स की बात करेंगे। क्या है ये? भाई 24 स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को जो लिखा गया है किस कपलेट में? हीरोइक, हीरोइक, COUPLET, हीरोइक कपलेट। इसी को कौन सा बोलते हैं? राइमिंग। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस मेथड का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम। यानी सबसे पहले हीरोइक कपलेट, राइमिंग कपलेट का इस्तेमाल किन्होंने किया? तो कैंटरबरी टेल्स के राइटर कौन? जॉफरी चौसर साहब, जॉफरी चौसर, नाम आप याद रखेंगे, जॉफरी चौसर साहब। और ये कब से कब तक? भैया 1387 से 1400 तक,
यानी 24 स्टोरीज है। और सबसे पहले 1387 में लिखना स्टार्ट हुआ और 1400 तक लिखते ही चला गया, और 1400 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अपने मौत से पहले तक इसमें कुछ ना कुछ सुधार वगैरह करते रहे। कौन? आपके जॉफरी चौसर साहब। और जॉफरी चौसर साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब आइए, कैंटरबरी टेल्स टुक प्लेस इन, कब लिखा गया? मैंने यहां क्या लिखा है? 1387 यानी 14th सेंचुरी। अब 14th सेंचुरी का ये कौन सा पार्ट है? अर्ली है या लेटर है? तो लेटर है, बिल्कुल 14th सेंचुरी के करीब आप पहुंच चुके हैं। अर्ली 14th सेंचुरी नहीं होगा। अगर शुरुआत ही होता 1300 का, तब जाके बोलते अर्ली 14th सेंचुरी। यहां पर 87 से इसकी शुरुआत ही होती है, यानी लेटर सेंचुरी की बात करेंगे 14th में। द लेट, बिल्कुल बाद का 1387, 87 साल बीत गया। तो ऑप्शन बी अर्ली 15th सेंचुरी, बिल्कुल नहीं। जॉफरी चौसर साहब 1400 है ना, 14th सेंचुरी के वो राइटर हैं। राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बिल्कुल डिस्कस कर देंगे। कपलेट के बारे में तो बता ही दिया, 2 लाइन्स ऑफ पोयम। आज से नहीं, 3-4 दिनों से बता रहा हूं। 2 लाइन्स ऑफ पोयम सब बताएंगे, डोंट वरी। और बहुत ज्यादा डीपली जानना है तो हमारा लिटरेचर का बैच भी है, वहां पर भी आप आ सकते हैं। आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 9, विद whom did Wordsworth launch the romantic age in English literature? अभी जस्ट बताया और सारे बच्चे आप जानते होंगे कि किनके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ लॉन्च किए रोमांटिक एज। सबसे पहले रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई? 1798। कब तक चला? 1837। क्लियर? और 1837 के बाद कौन सा पीरियड आया? विक्टोरियन एज। विक्टोरियन, सॉरी यहां जाना है। 1837 के बाद कौन सा? विक्टोरियन एज। यानी 8 कल ही पढ़ाए थे ये क्वेश्चन। 1837 से 1901। क्लियर? विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो क्वीन बनी, कितने एज में? क्वीन विक्टोरिया, इनकी उम्र कितनी थी जब ये क्वीन बनी? 18, यानी एट द एज ऑफ 18। कल बताया था, एट द एज ऑफ 18। ये जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, इसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज आया है, ये पीरियड उसका है, रोमांटिक एज का ये है। और रोमांटिक एज में 1798 में क्या लिखा गया था? लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स कितनी बार आप सुनेंगे। और लिरिकल बैलेड्स के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, फर्स्ट 1798, सेकंड 1800। फर्स्ट एडिशन की अगर आप बात करेंगे तो 4 पोएम्स आपके एसटी कॉलरिज साहब लिखे, और फिर 19 पोएम्स फर्स्ट का ही कौन लिखे? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब लिखे। क्लियर? आओ यहां पे, तो किनके साथ वर्ड्सवर्थ साहब लॉन्च किए रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं? तो एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज की आप बात कर रहे हैं। यहां पर वर्ड आया है टीएस इलियट। ना जी ना, टीएस इलियट, थॉमस एस्टन्स इलियट, ये पैदा कब होते हैं? 1888 में। डेथ कब होती है? 1965। और 1837 में विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है, और ये लेटर विक्टोरियन एज में पैदा होते हैं। और 1965 यानी 20th सेंचुरी में इनकी डेथ होती है, टीएस इलियट साहब। टीएस इलियट साहब के बारे में बात करेंगे तो ये अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश में बस गए थे, ब्रिटेन में ही बस गए, है ना। और अमेरिकन सिटीजनशिप को इन्होंने रिनाउंस कर दिया, और ब्रिटिश सिटीजनशिप को इन्होंने अब एक्सेप्ट किया, वहीं पे ये रहे। अब आओ यहां पे रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी, ये जानना बड़ा जरूरी है आपको इनके बारे में। क्यों? अब आइए एक लाइन से लिखते हैं। क्या लिख रहे? ध्यान से देखिए। हेनरी जेम्स पाई। हेनरी जेम्स पाई। उसके बाद लिखा रॉबर्ट साउदी। फिर लिखे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। और फिर लिखा
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब ये इतना नाम साथ में क्यों लिखा, याद हो जाएगा इसलिए लिखा है। अब आओ, हेनरी जेम्स आपके 1790 से 1813, रॉबर्ट साउदी 1813 से 1843, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850, 1 मिनट, 1850, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से 1892। क्या लिखा है, ये क्या है, देखिए, हेनरी जेम्स पाय 1790 से 1830 पोएट लॉरेट रहे इंग्लैंड के, रॉबर्ट साउदी 1830 से 1843, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड टेनिसन बने। ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो लिखा गया है इसका मतलब पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर, ध्यान आप रखेंगे। रॉबर्ट साउदी में कई बार बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ में बता चुका हूं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बता चुका हूं, आज ये नाम दिया है हेनरी जेम्स पाय। सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो ये 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में पैदा हुए, है ना, 1790 में तो ये आपके पोएट लॉरेट बने, और ये पैदा हुए 18th सेंचुरी में। डेथ इनकी हो गई 19th सेंचुरी में, और 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा? बड़ा लिखिए सर, नोट्स बनाएंगे। नहीं, ये बोर्ड पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल जो है बीपीएससी टीचर प्लेटफॉर्म टीचर, वहां चला जाता है, ध्यान आपको रखना है। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा? अब आ जाओ, व्हेन वॉज जॉन डॉन, डॉनर नहीं, जॉन डॉन बॉर्न, कब पैदा हुए? देखिए, जॉन डॉन के पैदा होने की जो बात करते हैं तो कई बार आपको 71 दे देगा और कई बार आपको 72 देगा, 1571, 1572। क्लियर, क्योंकि एग्जैक्ट डेट अननोन है, और यहां पर 72 है, 76 है, 78 है, 72 के साथ आप जाएंगे। यहां पे कई बार 71 देता है और कई बार 72 भी देता है। बिना बैच का पीडीएफ मिलेगा? ये वाला बोर्ड पीडीएफ जरूर मिलेगा, आप अगर पेड बैच में हो तो उस बैच में मिलेगा। चलिए, अब आप लोग बताइए, यहां तक लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, समझ में आया या कोई डाउट है? आगे बढ़े क्या? फटाफट बताओ। और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करें भैया, ये आपका काम है। मजा आया लिटरेचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? कम से कम लाइक कर दिया करो आप लोग भाई, इतनी मेहनत होती है, लाइक तो बनता है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस टेस्ट। अब आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा, ये एक पैसेज है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ेंगे, है ना। आ जाइए, चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या लिखा हुआ है? इन द 16th सेंचुरी एन एज ऑफ ग्रेट मैरीन, जब भी मरीन वर्ड की बात करेंगे रिलेटेड टू वाटर होता है, रिलेटेड टू सी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों को देखना, नई नई चीजों को जानना, इन्वेंट करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, नया नया कुछ एडवेंचर आप करते हैं, उस सेंस में बात करेंगे। फर्डिनेंड मैगलेन, ये एक एक्सप्लोरर हुए, अमेरिकन, है ना, फर्डिनेंड मैगलेन। लेड द फर्स्ट, अब ये लेड वर्ड कहां से आया? तो लेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है इसका लीड, ये नेतृत्व कर रहे हैं। द फर्स्ट एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है अ जर्नी फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यानी कोई भी यात्रा आप करते हैं, जर्नी फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यानी आप कहीं पे कुछ घूमने गए हैं, लेकिन आपका एक खास उद्देश्य है वहां जाने के लिए, चीजों को देखने के लिए, है ना, उस सेंस में। तो फर्स्ट एक्सपीडिशन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, अब सेल का मतलब क्या? नाव से, सेलर, नाविक, उस सेंस में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया। एज अ यंग पुर्तगीज, यानी पुर्तगाल की बात हो रही है, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। नोबल वर्ड आया है, NOBLE, नोबल का मतलब होता है इलिट, ELIT, इलिट क्लास,
है ना, समाज का उच्च वर्ग जिसको हर हर एक अधिकार प्राप्त है, उच्च वर्ग की बात करेंगे। शाहरुख खान एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, अमिताभ बच्चन एलिट क्लास से बिलोंग करेंगे, और उसी एलिट के लिए आपका वर्ड आता है नोबल, यानी जो जेंटलमैन है, जेंट्री है ना, बड़े लेवल पे हैं, उस सेंस में बात की जा सकती है। आइए, ही सर्व्ड द किंग ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल आप बोलते हैं, वहां के ये राजा भी हुए, बट ही बिकेम इन्वॉल्व इन द क्वैगमायर। अब क्वैगमायर का मतलब होता है हिंदी में आप बोलते हैं दलदल, दलदल उस सेंस में, क्वैगमायर ऑफ पॉलिटिकल इंट्रिग, इंट्रिग का मतलब होता है प्लॉट। ये राजा बने लेकिन बाद में राजनीति के शिकार भी हुए, उस राजनीति में ये फंस भी गए, तो क्वैगमायर उस दलदल में फंस गए। एट कोर्ट एंड लॉस्ट द किंग्स फेवर, फिर उन्हें किंग का फेवर नहीं मिला। आफ्टर ही वॉज डिसमिस्ड, उनके डिसमिस करने के बाद फ्रॉम सर्विस से बाय द किंग ऑफ पुर्तगाल, ही ऑफर्ड टू सर्व द फ्यूचर इंपायर चार्ल्स फिफ्थ, इन्होंने ऑफर किया सर्व द फ्यूचर इंपायर चार्ल्स फिफ्थ ऑफ स्पेन। अब पैपल बहुत अच्छा वर्ड है, आज के पैसेज में आपको बेहतरीन वर्ड्स भी मिलेंगे, और सारे वर्ड्स को जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप अपने नोटबुक में बाद में नोट कीजिएगा। पैपल का मतलब क्या होता है, चर्च में जो पादरी होते हैं जिसको आप फादर बोलते हो ना, उसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्लेरिक, क्लेरिक है ना, चर्च से रिलेटेड है, कैथोलिक, कैथोलिक, ये सब वर्ड आप जरूर जानिए, क्या पता कहां पे एग्जाम में पूछते। डिक्री, डिक्री वर्ड का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, आधिकारिक आदेश। ऑफ 1493 हैड असाइन्ड ऑल लैंड इन द न्यू वर्ल्ड वेस्ट ऑफ 50 डिग्रीज W longitude to Spain and all the land east of that line to पुर्तगाल, भ्रमण कर रहे हैं, है ना, कहां क्या है नहीं है। मैगलेन ऑफर्ड टू प्रूव दैट द ईस्ट इंडीज फेल अंडर स्पेनिश ऑथोरिटीज, और इन्होंने ऑफर किया, प्रूव किया कि ईस्ट इंडीज जो है ये स्पेनिश ऑथोरिटी के अंतर्गत हैं। ऑन September 20, 1519 मैगलेन सेट सेल फ्रॉम स्पेन विद 5 शिप्स, है ना, सितंबर 2059 को मैगलेन जो है ये घूमने निकले हैं स्पेन से 5 नाव के साथ। मोर देन अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, वन ऑफ दीज शिप्स, उन 5 नाव में से एक नाव जो है वॉज एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर कर रहा था द टोपोग्राफी। टोपो वर्ड का मीनिंग होता है प्लेस, कल अपने वो कैब वाले बैच में पढ़ाया था टोपोलॉजी। टोपो का मतलब होता है प्लेस, ग्राफ का मतलब होता है राइट या डिस्क्राइब करना। जब भी किसी प्लेस पे आप घूमने गए हैं, उस प्लेस के बारे में जानकारी रखोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे, वहां के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, वो टोपोग्राफी है। टोपो मीन्स होता है प्लेस, और ग्राफ का मीनिंग होता है डिस्क्राइब करना या राइट करना किसी भी चीज को। तो आप प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे, प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे, जानने की कोशिश कर रहे वहां क्या है क्या नहीं है ना, उस सेंस में। ऑफ साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ अ वाटर रूट, है ना, पानी का रास्ता आप ढूंढ रहे हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश, उस महादेश में, और किसका नाम लिया गया, अमेरिका का। दिस शिप सैंक, और उनमें से एक नौ जो एक्सप्लोर कर रहा था इन सभी चीजों के बारे में, वह सैंक यानी कि सिंक यानी कि डूब गया, यानी कि डूब गया। बट द रिमेनिंग, बाद बाकी जो 4 बचे हुए हैं, 4 शिप्स सर्च्ड अलोंग द सदर्न पेनिनसुला, प्रायद्वीप। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंड जिसका 3 एरियाज पानी से घिरा हुआ हो, जैसे हमारा इंडिया है ना, 3 दिशाओं से, ये नहीं है ना सर, 3 ही है ना, हाँ चलिए। ऑफ साउथ अमेरिका, फाइनली दे फाउंड द पैसेज दे सॉट नियर 50 डिग्रीज एस लैटिट्यूड। मैगलेन नेम्ड दिस पैसेज द स्ट्रेट ऑफ ऑल सेंट्स, बट टुडे इट इज नॉन एज स्ट्रेट। हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, जल डमरू मध्य वो रास्ता, द स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। इन्होंने ढूंढने का काम किया, तो उस वे को, उस रास्ते को द स्ट्रेट ऑफ मैगलेन के नाम से अब जाना जाता है। वन शिप डिजर्टेड, डेजर्ट का मतलब साथ छूट जाना, while in this passage and return to Spain, so fewer sailors were privileged to gauge at, gauge at का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, that first panorama, पैनोरमा का मतलब कंप्लीटली बढ़िया से उस चीज को केयरफुल होके, ऑफ द पैसिफिक ओशियन। दोज हु रिमेन्ड क्रॉस द मेरिडियन नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन इन द अर्ली, मेरिडियन आप बोलते हैं ना AM PM, स्प्रिंग ऑफ 1521 आफ्टर 98 डेज ऑन द पैसिफिक ओशियन।
ड्यूरिंग दोज लॉन्ग डेज एट सी मैनी ऑफ मैगलिन के जो लोग थे जो उनके साथ गए थे डाइड ऑफ स्टारवेशन। और स्टारवेशन बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है भुखमरी, और भुखमरी के लिए एक वर्ड मैं लिख देता हूं और गूगल से आप और सर्च करना, फैमिन, भुखमरी, अकाल जिसको आप बोलते हैं, एंड डिजीज, मर गए बहुत सारे लोग। लेटर बाद में मैगलिन बिकेम इन्वॉल्व्ड इन एन इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट। इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट, इंसुलर मतलब वही द्वंद्व वगैरह जो आपके अंदर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मतभेद की बात, इन द फिलीपींस एंड वाज किल्ड इन अ ट्राइबल बैटल। बाद में उसे मार दिया गया, ट्राइबल यानी जो कास्ट कम्युनिटी की बात है, बैटल लड़ाई झगड़े। ओनली 1 शिप एंड 17 सेलर्स अंडर द कमांड ऑफ द बैस्क नेविगेटर। बैस्क नेविगेटर, बैस्क जगह का नाम है, और बैस्क एक ड्रेस भी होता है, गर्ल्स लोग पहनती हैं। Elcano survived to complete the westward journey to Spain and thus prove once and for all that the world is round with no precipice at the edge। precipice का मतलब वही जो चट्टानी स्पेस वगैरह होता है उसके बारे में बात करते हैं। The 16th century was an age of great exploration। 16th century में जो एक्सप्लोरेशन हो रहा था किस चीज का हो रहा था? कॉस्मिक, लैंड और मेंटल। लैंड की बात कर रहे थे, जगह ढूंढने निकले थे, और वहां पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ता है उसके बारे में बात हम कर रहे थे। तो ना कॉस्मिक होगा ना मेंटल होगा, लैंड की बात करेंगे। राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। मैगलिन लॉस्ट द फेवर ऑफ किंग ऑफ पुर्तगाल व्हेन ही बिकेम इन्वॉल्व्ड इन अ पॉलिटिकल डैश। मैगलिन जो है वो लॉस कर गए फेवर ऑफ द किंग ऑफ पुर्तगाल व्हेन, कब? ही बिकेम इन्वॉल्व्ड इन अ पॉलिटिकल, भाई पहले पॉलिटिकल दलदल में फंसे, उनके बाद इनका सारा फेवर इनसे ले लिया गया। अब इंटेंगलमेंट है, डिस्कशन है, नेगोशिएशन है। डिस्कशन और नेगोशिएशन तो एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का मीनिंग होता है डिबेट करना, बहस करना, और इंटेंगलमेंट का मतलब होता है फंसना। और आपने पॉलिटिकल क्वैगमायर वर्ड का इस्तेमाल किया था, यहां पे आइए मैं दिखाता हूं आपको कहां आप लिखे थे पॉलिटिकल क्वैगमायर, और इसका मीनिंग मैंने क्या बोला था? दलदल। इसीलिए जब तक वोकैब का सेंस आप नहीं समझेंगे आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल, और उसके लिए सिनोनिमस वर्ड यहां पर लिखा गया इंटेंगलमेंट। इंटेंगल, कहीं पे फंस के रह जाना, उससे बाहर निकल नहीं पाना। राइट ऑप्शन ए होगा। डिस्कशन कैसे होगा? राजनीति के दलदल में आप फंसे हैं, और उसके लिए आंसर इंटेंगलमेंट होना चाहिए। आप ए के साथ जाएंगे, बी नहीं हो पाएगा ना सी होगा। देख रहे हैं कितने बच्चे गलती कर रहे हैं। यही मासूमियत एग्जाम में जान ले लेती है ना, सावधान रहे। 13, द पोप डिवाइडेड न्यू वर्ल्ड लैंड्स बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, वन ऑन वन साइड और द अदर ऑफ एन imaginary geographical lines 50 degrees west of Greenwich that extends in a dash direction, north and south crosswise easterly। नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब बातें चल रही थी। One of Magellan's ships explored the dash of South America for a passage across the continent। एक नाव डूब गया एक्सप्लोर करते करते अमेरिका के किस हिस्से की बात की थी? कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है? समुद्री तट, कोस्ट है ना, समुद्री तट। माउंटेन रेंज, पहाड़ी इलाका, माउंटेन की बात भी नहीं की गई। और फिजिकल फीचर्स, फिजिकल पेनिनसुला की बात की गई थी, प्रायद्वीपीय है, यानी एक ऐसा स्थल जिसके 3 साइड पानी हो, यानी उसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी फॉर कैनेडा। 4 ऑफ द शिप्स सॉट अ पैसेज अलोंग अ सदर्न। 4 शिप्स एक पैसेज सॉट, एक रास्ते के साथ, अलोंग अ सदर्न डैश, सदर्न व्हाट? कोस्ट, इनलैंड, बॉडी ऑफ लैंड विद वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला की बात किए थे, प्रायद्वीप की बात किए थे, एक ऐसा क्षेत्र जो 3 दिशाओं से पानियों से घिरा हो। राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। सर मैं भूलती हूं ज्यादा, याद के लिए कुछ ट्रिक से कुछ नहीं होता जिंदगी में, ट्रिक से कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हमारे ट्रिक से सॉल्व हो जाए तो बच्चों की लाइन लग जाएगी पढ़ने की। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। आप जो हार्डवर्क करते हो उसका दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, वही मेहनत आपको डेली करना पड़ेगा। डेली आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, मैं चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप आसानी से समझें, है ना, और दिन रात कोशिश करता हूं कि कितना आसान बना पाऊं, जितना हो पाता है उतना कर पाते हैं। तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा
ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ट्रिक से जिंदगी में कुछ नहीं होता, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत बार गिरोगे, उठोगे, चलोगे, तब जाके सफलता मिलती है। शॉर्टकट या ट्रिक से जिंदगी में कुछ नहीं होता, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए यहां पे क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के भी होते हैं जो आप सॉल्व करते हो। यहां पे आ जाइए। फॉलोइंग द सेंटर्स डिसीजन टू विड्रॉ हाई वैल्यू बैंक नोट्स एंड इंपोज विड्रॉल डैश on account holders, banks have thus found themselves in an dash situation where their liabilities have jumped sharply while their assets have instead almost dash. This has added to their woes at a time when dash bad loans have pushed most public sector banks to post record quarterly losses. The demonetization decision has dash ended up providing banks with the windfall, sudden है ना, अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज की उम्मीद नहीं है आपको, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स दैट कुड पोटेंशियली सर्व एज द लॉन्च पैड टू अ क्रेडिट बैक्ड डिमांड। ये आपका क्लोज टेस्ट है, और जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करें पहले आप इसे ईमानदारी से पढ़ लें। और पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आज का, आज बार बार हम लोग उधर नहीं जाएंगे, आज का सेट अच्छे तरीके से डिजाइन करके दिया गया है। 5 बजे तो कोई बैच है नहीं संतोषी। फॉलोइंग द सेंटर्स डिसीजन टू विड्रॉ हाई वैल्यू बैंक नोट्स एंड इंपोज विड्रॉल डैश। अब इंपोज किया है, किसी पे कर लगाया है, तो एक्शन, कर्व्स, पेनल्टी, क्या होना चाहिए भैया? बैंक आपको क्या करेगा? बैंक नोट्स एंड इंपोज विड्रॉल डैश अकाउंट होल्डर्स, क्या होना चाहिए? एक्शन की बात नहीं होगी, पेनल्टी पनिशमेंट की तो बात नहीं हो रही है, कर्व किया जाएगा, जो प्रोसीजर वगैरह है उसको फॉलो किया जाएगा, कब रुकना है, कब क्या करना है। विड्रॉल कर्व्स ऑन अकाउंट होल्डर, बैंक्स हैव thus found themselves in an dash situation where their liabilities have jumped sharply. Themselves in an dash situation. अब किस टाइप का? पैथेटिक का मतलब होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल सेंस यहां पे तो है नहीं। क्वेंड्री, क्वेंड्री मतलब क्या? ओल्ड, उसका भी कोई सेंस नहीं है। अनइनवायएबल, इनवायएबल का मतलब होता है जो चीज हो सकता है ना, उस सेंस में बात करेंगे। दूसरी बात, यहां एन भी लगा हुआ है, और एन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पैथेटिक या क्वेंड्री वर्ड नहीं आएगा, तो कई बार ग्रामर भी आपको हेल्प करता है। एन इनवायएबल सिचुएशन वेयर देयर लायबिलिटीज हैव जंप्ड शार्पली व्हाइल देयर एसेट्स हैव इंस्टेड ऑलमोस्ट डैश, इंस्टेड ऑलमोस्ट डैश। अब आपका जो एसेट्स है, जो पूंजी है, बैंक में क्या करते हो आप? जमा करके रखते हो। आलोक कुमार कह रहे कौन से बुक से लिटरेचर पढ़ रहे हो आप? आलोक जी थोड़ा वेट कीजिए, इसको पढ़ाना दीजिए, फिर बताता हूं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर बोला गया व्हाइल देयर एसेट्स, एसेट्स मतलब पूंजी, हैव इंस्टेड ऑलमोस्ट डैश, क्या करते हैं? देखिए अब यहां पर हैव लिखा हुआ है, किधर गया क्वेश्चन? हैव, हैव के बाद वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म। आप यहां पे विड्रू किए हैं, विड्रू है वर्ब का सेकंड फॉर्म, विड्रॉन थर्ड फॉर्म, तो ये हैव के अकॉर्डिंग नहीं होगा। गैदर मतलब होता है लोगों की गैदरिंग होती है, और स्टैग्नेट कोई भी चीज वहां पर फंसा हुआ है, जमा हुआ है, तो गैदर्ड भी नहीं, स्टैग्नेटेड की बात करेंगे। हैव इंस्टेड ऑलमोस्ट स्टैग्नेटेड। दिस हैज एडेड टू देयर वोज एट अ टाइम व्हेन डैश बैड लोन्स, when dash bad loans have pushed most public sector banks to post record quarterly losses. This has added to their woes at a time when dash bad loans. Mounting, increase और varying. Vary का मतलब होता है डिफरेंट, increase का मतलब होता है बढ़ना, और यहां पर mounting की बात कर रहे हैं। अब देखो, this has added to their woes at a time of when. When यहां पर कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन, दो क्लॉज को यहां पर कनेक्ट कर रहा है, और क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है तो पहला क्लॉज तो व्हेन से पहले हो गया, बाद का क्लॉज यहां आएगा तो यहां उस क्लॉज का डूअर चाहिए। वेरिंग का मतलब डिफरेंट होता है, कोई लेना देना इससे है नहीं आपका। इंक्रीज आपका होता है वर्ब, और ये माउंटिंग की बात कर रहे, माउंटिंग यहां पे जिरंड के तौर पे है, और जिरंड मतलब V1 प्लस ING, जो सेंटेंस का क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो यहां पर माउंटिंग होना चाहिए, बैड लोन्स जो बढ़ रहा है आपका। हैव पुश्ड मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू पोस्ट रिकॉर्ड क्वार्टरली लॉसेस। आगे, द डिमोनिटाइजेशन डिसीजन हैज ended up
providing banks with the windfall of low cost deposits that could potentially serve as the launch pad to a credit backed demand. क्या होना चाहिए? The demonetization decision has independently, unknowingly, willy nilly. डिमोनिटाइजेशन हुआ था, भगदड़ मच गई थी, लोग बहुत परेशान हुए थे. इंडिपेंडेंट का कोई सेंस नहीं है. अननोइंग, इसके बारे में जानकारी ऐसा नहीं था. डिसीजन ले लिया गया था लेकिन उसकी प्रॉपर जो एक होनी चाहिए थी व्यवस्था वो हुई नहीं थी. तो विली नीली का मतलब होता है केयरलेसली, यानी आपने डिसीजन तो ले लिया लेकिन आम जनमानस को बहुत तकलीफ हुई थी उस मोमेंट में, उस दौर में. तो डिसीजन हैज विली नीली एंडेड अप प्रोवाइडिंग, और आप प्रोवाइड नहीं कर पाए बैंक को नए नोट्स with the windfall of low cost deposit that could potentially serve as the launch pad to credit backed demand. राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? CC for कैनेडा. अब आइए यहां पे विली नीली, बिल्कुल वेरी गुड. सिनोनिम वर्ड की बात करेंगे, लेथार्जी. लेथार्जी वर्ड की बात करोगे, इस वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेथार्जी वर्ड नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है. और इस वर्ड में क्या क्या वर्ड आ सकते हैं आओ देखते हैं. सबसे पहले एक वर्ड आया आपका लेजीनेस, आलसीपन. लेजीनेस बोलिए, लैसीट्यूड बोलिए, डलनेस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्लगिश, SLUGGISH, सभी का मीनिंग होता आलस्य होना, ध्यान रखेंगे. आओ सिरेनिटी. सिरेनिटी वर्ड भी आपका नाउन है, ITA लगा हुआ है, आपका वर्ड नाउन हो गया. इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है SERE यानी सीरीन, ये आपका एडजेक्टिव है. और ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है. सीरीन का मतलब होता है बिल्कुल शांत होना, शांत स्वभाव का इंसान है. आशीष कुमार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. शांत स्वभाव का इंसान यानी काम एंड कंपोज रहने वाला, काम एंड कंपोज रहने वाला इंसान है, उसको सीरीन बोलेंगे. ऑप्शन बी में इम्पैसिविटी. इम्पैसिविटी वर्ड नाउन है, ये आया कहां से? इम्पैसिव, IMPASSIV, इम्पैसिव. ये वर्ड आपका हो गया एडजेक्टिव. और इम्पैसिव वर्ड का मतलब होता है जिसको किसी भी टाइप का, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सुख का ना दुख का. तो इम्पैसिव वही है आपका. इम्पैसिव के लिए एक वर्ड आता है, कल रात में यूट्यूब सेशन में बताए थे, इनडिफरेंट. और इनडिफरेंट उदासीनता हिंदी में नहीं होता है जिसपे किसी भी चीज का फर्क ना पड़े. और इनडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल आप करते हैं, इनडिफरेंट टू होता है. क्लियर? और इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉइक, ध्यान आप रखेंगे. नेक्स्ट आगे आइए. लेग्जिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लेग्जिटी मतलब लैक्स, ये एडजेक्टिव है, और लैक्स का मतलब होता है लेजी यानी कि आलसी. सिनोनिमस वर्ड आपको चाहिए, राइट ऑप्शन C फॉर कैनेडा आपका आंसर हो गया. 24 एक्सेप्ट बहुत ही बेसिक वर्ड है. एक्सेप्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब है. अब एक्सेप्ट वर्ड की अगर आप बात करेंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका? एक्सेप्ट का मतलब होता है एडमिट करना. एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, यानी स्वीकार करना किसी भी चीज को. अप्रूव करना, स्वीकारना. कन्फेस, जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, कन्फेस करना. कॉन्सीड, CONCD, कंसीड करना यानी स्वीकार करना, उस सेंस में बात करेंगे. फॉलो, जब आप किसी को फॉलो करते हैं यानी उसको आप कॉपी करते हैं, उसको आप इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसका पीछा करते हैं. चेंज. नेक्स्ट नोटेड. नोटेड मतलब क्या होता है? नोट करो यानी नोट डाउन. एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है, नोट डाउन. और नोट डाउन मतलब राइट डाउन. नोट डाउन मीन्स राइट डाउन यानी लिखना. रिजेक्टेड यानी आपने रिजेक्ट कर दिया किसी को. वैसे जेक्ट वर्ड की बात करेंगे तो जेक्ट अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है थ्रो, और री का मतलब होता है बैक, उठा के पीछे फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया यानी रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया. तो एक्सेप्ट का एंटोनिम चाहिए, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? CC फॉर कैनेडा. वेरी गुड. 23 की बात करें, वन वर्ड है आपका, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. लाइफ के बारे में है. लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइफ के लिए कौन सा वर्ड आता है? बायो. स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन, लिखने के लिए आपका रूट वर्ड होता है ग्राफी.
GRAPHY, ग्राफी मतलब लिखना। हिमसेल्फ यानी खुद के बारे में। ओटो, कौन सा वर्ड हो गया? ओटो, यानी ओटो का मीनिंग क्या? सेल्फ। समझिए साइंस कैसे वर्ड को सीखा जाता है। बायो मीन्स क्या? लाइफ। और ग्राफ मीन्स क्या? राइट। सेल्फ लाइफ राइट, यानी जब खुद की जिंदगी के बारे में लिखा जाएगा उसे आप ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ का मीनिंग लिखना, किसी के जीवन के बारे में आप लिख सकते हैं। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स पे है, बिल्कुल टॉप पे है, तो क्लाइमेक्स मीन्स आपका होता है टॉप पे होना। एक्ट में पिनाकल वर्ड का इस्तेमाल होता है, पिनाकल है ना, जेनिथ, टॉप पे होना, जेनिथ। समिट, SUMMIT, समिट, बिल्कुल चोटी पे होना। क्रेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, CREST, क्रेस्ट। और कौन सा वर्ड है एक? अपेक्स, चोटी के लिए, है ना, ध्यान रखेंगे आप। क्लाइमेक्स का ढेर सारा सिनोनिम लिख दिया मैंने। और ऑटोबायोग्राफी आपका करेक्ट आंसर, C फॉर कनाडा। इडियम और फ्रेज, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है डाउट में होना, डाउट में होना या डूबियस होना, बिल्कुल आप संदेह में हैं उस सेंस में। टू बी सस्पिशियस यानी सस्पिशन नाउन, सस्पिशियस OUS एडजेक्टिव, राइट ऑप्शन ए। टू चेज अ रैट, पीछा करना, बिल्कुल नहीं। टू सी अ रैट, बिल्कुल भी नहीं, राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। 25, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमीशन, कमीशन, कमीशन। सबसे पहले कमिटी की स्पेलिंग क्या होती है? COMMITTEE। तो कमीशन क्या हो जाएगा? COMMISSION। यानी कमीशन की, कमिटी की बात करेंगे तो MMTEE, कमीशन की बात करेंगे MMSS, COMMIS सिंगल S, नो नो नो, COM नहीं, COMMISS, कमीशन, आयोग, राइट ऑप्शन C फॉर कनाडा। 26, फ्रेजल वर्ब, शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। बहुत कोशिश की टच में आने के लिए, कि पड़ोसी के टच में रहे, कीप अप विद हर रिच नेबर्स, है ना। तो टू इमिटेट, इमिटेट का भी जस्ट वर्ड बताया मैंने, कॉपी करना। जब आप किसी को नकल करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इमिटेट करना, मिमिक करना, मिमिक्री आर्टिस्ट। टू कीप टच, टच में रहना। और टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब क्या होता है? आप किसी को इग्नोर मारते हैं, अवॉइड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है EVAD, इवेट करना, SHUN, शन करना। और इग्नोर या निग्लेक्ट बहुत ही बेसिक वर्ड है, ये तो आप जानते ही होंगे। और टू कीप टच, तो कीप अप विद का मतलब है टू कीप टच, यानी टच में रहना, ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन B होना चाहिए। आइए स्पॉटिंग एरर की बात करते हैं। नहीं, डरने की तो बात ही नहीं है, लिटरेचर का भी बैच आया है, धाकर बैच। लिटरेचर से जिन बच्चों को डर लगता है, धाकर बैच इसी ऐप पे मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। वहां पे जाके उस बैच को पढ़िए, बहुत मजा आएगा, है ना। आइए स्पॉटिंग एरर, दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट। अब देखिए यहां पर अपॉइंट वर्ड आया है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अपॉइंट हो, इलेक्ट हो या सेलेक्ट हो, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट वर्ड के साथ कभी भी आप एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। उसे एक क्लर्क के तौर पे नियुक्त नहीं किया गया, उसे क्लर्क नियुक्त किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड या ही वॉज सेलेक्टेड अ क्लर्क, उसे एक क्लर्क बनाया गया, ऐसा नहीं कि क्लर्क के तौर पे नियुक्त किया गया। तो जब भी अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट वर्ड आएगा उसके साथ एज नहीं होना चाहिए। दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर नहीं, दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर, उसे एक मैनेजर नियुक्त किया गया। राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर होगा, एज ही इज एफिशिएंट, है ना, ध्यान रखेंगे। क्लास कब तक होगी? ये वाला क्लास तो आपका 5-10 मिनट और चलेगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। यहां पर आपका एक वर्ड मिसिंग है, ये आपका है इट। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड एंड द फायर वी लीड, जो आग हमने जलाया है, वॉज डिमिंग डाउन, धीरे धीरे वो धुंधला होता जा रहा है, डीम। हेंस आई डिसाइडेड टू डैश इट अ बीट, कोशिश है फिर से, ठंड की रात है, आग जलाने की बात कर रहे, जो आग आपने लगाया वो बुझने के कगार पे है, तो शोक, शोकिंग बिल्कुल नहीं। स्ट्राइक
कोई भी चीज हिट करना उस सेंस में भी नहीं, और स्टोक यानी आप आग को फिर से सुलगाने की बात करेंगे, है ना, तो आई डिसाइडेड राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नीदर जॉन नॉर एलेक्स एस्कोर्ट द कंट्री, नीदर नॉर ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट होगा और आने वाला वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां पर वर्ब चाहिए तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट एलेक्स है और एलेक्स के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, तो भैया हैव के साथ नहीं जाओगे। हैड आपका अगर पास्ट की बात करेंगे तो हैड भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपका जो भी वर्ब है अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लुरल, और हैज की बात करेंगे तब भी आ सकता है, बिकॉज हैज प्रेजेंट में सिंगुलर। अब यहां पर कोई भी टाइम आपको दिया नहीं कि प्रेजेंट के साथ जाओ या पास्ट के साथ जाओ, इसीलिए हैड के साथ भी जा सकते, हैज के साथ भी, और दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ये आपको ध्यान में रखना है। नरेशन, सी सेज आई एम अ बिट बिजी टुडे, सी सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। सी सेज, भाई सेड कर दिया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सी सेज दैट, अब आई को सी के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करना नहीं, इज अ बिट बिजी टुडे। अब यहां पर टुडे देख के आपको दैट डे लग रहा होगा, ध्यान से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो कुछ वर्ड्स जो चेंज होते हैं नहीं भी हो सकते, हो भी सकते, बट अगर ये पास्ट में होता तो वर्ड चेंज पक्का होता, टुडे का दैट डे। बट रिपोर्टिंग वर्ब जब कभी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इस टाइप के जो भी वर्ड उसको चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, राइट ऑप्शन सी। वॉइस, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है जो चीजें छोटी मोटी है, जो यूजलेस है, जो बेकार है, और वेस्ट आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके पैसिव में जाएंगे, इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मच टाइम वॉज तो हो गया पास्ट का, मच टाइम विल बी हो गया फ्यूचर का, मच टाइम इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। क्वेश्चन टैग, जेम्स इज इंग्लिश, इंग्लिश कहने का मतलब ब्रिटेन का है ना, और क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव है तो टैग आपका नेगेटिव बनेगा। जो हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट वाले पार्ट में है वही हेल्पिंग वर्ब आपको टैग वाले पार्ट में भी चाहिए। तो इज इंग्लिश, डज, भैया इज आया है, डज कैसे आएगा? अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव कैसे? अफर्मेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग इजंट, और जेम्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही, राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। लिटरेरी टर्म्स और पोएटिक डिवाइस, दो अलग से क्वेश्चन। क्या बोला गया देखिए, इट मीन्स एडवांस गार्ड ऑन वेनगार्ड, एडवांस गार्ड, वेनगार्ड, एंड ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं डेली आपको दूंगा, क्योंकि क्या पता बीपीएससी आपसे क्या पूछे। एडवांस गार्ड एंड वेनगार्ड एंड इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और वर्क्स दैट आर एक्सपेरिमेंटल, इनोवेटिव, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो बहुत ही इनोवेटिव हैं, बहुत ही इन्वेंटिव हैं, ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो आर्ट, कल्चर में, पॉलिटिक्स में बहुत ही क्रिएटिव हैं। ऐसे लोगों को, या इनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? एनाक्रोनिज्म। भाई एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है ओल्ड टाइम की जब बात करते हो आप। कैथारसिस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है जहां पर प्यूरिफिकेशन की बात हो, कोई मिस्टेक हुई है उसको सही करना है। और एवेंट ग्रेट का मतलब होता है जहां पर आप क्रिएटिव लोगों की बात करते हैं, क्रिएटिव पर्सन की बात करें, क्रिएटिव आर्ट की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा, और एवेंट ग्रेड, एडवांस ग्रेड और वैनगार्ड बोला जाएगा। 34 का आंसर आपके आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है, ध्यान से आप देख लेना। ओके, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द सेंटेंस कैलकुलेटिंग कंप्यूटर स्केच क्लास। सी यानी कि कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन या सिमिली या मेटाफर? फटाफट बताइए। एलिट्रेशन, वेरी गुड, ना मेटाफर ना सिमिली। कंपैरिजन के दौर में आप मेटाफर या सिमिली के साथ जाते हैं, वेरी गुड। 35 ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, इस टाइप के कुछ नए क्वेश्चंस मैंने डालने का कोशिश किया है यहां पे। टीआरई अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता 4 में वो डाल दे, तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, अब यहां पर पहला
दे दिया व्हेन ही। अब ही के बाद अपन को चाहिए वर्ब, अब अरेंज करें। आर में क्या है, हर्ड, हर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ही के बाद हर्ड हो सकता है, यानी आर से शुरुआत की जा सकती है। क्यू, व्हेन ही और फिर क्यू, दो बार ही आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। सी में एस, व्हेन ही वॉट, अब ही के बाद डब्ल्यू एच वर्ड चलेगा, इसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब इसको ध्यान से पढ़िए, व्हेन ही और उसके बाद क्या है, आर, हर्ड द ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है शोरगुल, जब क्राई काफी शोरगुल हो उसको आप देख रहे हैं, नेगेटिव सेंस में होता है, अप्रोर, पेंडेमोनियम, कोलाहल। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, आर के बाद क्यू। ही वॉज नर्वस, जैसे ही आधी रात को ह्यू एंड क्राई सुना, नर्वस हो गया वो, ही वॉज नर्वस, एंड आर क्यू पी। एंड डिड नॉट नो, डिड ही के लिए ही है, डिड नॉट नो व्हाट टू डू, पता ही नहीं क्या करें, राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। बहुत ही आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। 36 सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल रहा है, जॉगिंग अ किलोमीटर यूजेस द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज एज इफ यू वॉक 2 किलोमीटर्स। जॉगिंग करना किलोमीटर्स, अगर आप 2 किलोमीटर वॉक करते हैं तो उतना ही आपका कैलोरी जो है वो होगा, बर्न होगा। यहां पर एज इफ लगा रहे, एज इफ बताता है कंडीशन को, कंडीशन की बात तो यहां पे हो नहीं रही है ना। एज यहां पर आया है और इसके साथ वॉकिंग यानी आप जिरंड का इस्तेमाल कर रहे, और जॉगिंग किलोमीटर्स यूजेस द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज एज वॉकिंग, यानी जॉगिंग और वॉकिंग के बीच में क्या है, कंपैरिजन चल रहा है, जिसको बताने का काम एज के साथ हो रहा, एज वॉकिंग के साथ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, एज वॉकिंग एज, ध्यान रखना, ए आपका आंसर माना जाएगा। 2 किलोमीटर्स, राइट ऑप्शन ए। देन का इस्तेमाल तब करेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, देन बाय वॉकिंग नहीं कर सकते। 37 द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन बाय डैश माय कफ। डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, किस चीज के लिए, कफ है, खांसी है, उसके लिए। फॉर विद एट, फॉर माय कफ, ताकि वो कफ दूर हो जाए, उस सेंस में। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है। बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, एंड आंसर और जवाब देता है व्हेन का, वेयर का, हाउ का, व्हाट एक्सटेंट। यानी व्हेन से सवाल करोगे टाइम मिलेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर से सवाल करेंगे प्लेस मिलेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ से सवाल करेंगे मैनर मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कुल मिला के वर्ब नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, ध्यान आपको रखना है। 39 आइडेंटिफाई द फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको लिखा हुआ है और आपको पहचानना है ये फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है। ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मेहनत करता है, तो ही के बाद यहां पर आपने वर्ब लगाया। जैसे ही वर्ब आया तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब है तो वो फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। फ्रेज में वर्ड का कॉम्बिनेशन तो होता है बट वर्ब नहीं होता। क्लॉज में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वर्ब होगा, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं होता। यहां पर सेंस कंप्लीट है कि वह प्रत्येक दिन मेहनत करता है, यानी आपका ये हो जाएगा क्या, सेंटेंस। 40 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज, यानी कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो रिलेटेड क्लॉज को अलग करता है। आपको मालूम है 2 क्लॉज को अलग करना, जैसे आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, 2 क्लॉज है, दोनों को अलग कर सकते। एंड आया है और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सेपरेट क्लॉज को कौन सा पंक्चुएशन मार्क कलेक्ट करता है। अगर आप कामा की बात करेंगे तो कामा पॉज करता है, स्टॉप करता है, फुल स्टॉप बात को कंप्लीट करता है, और 2 रिलेटेड क्लॉज, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम सेमी कॉलन करता है, जिसका सिंबल आपका ये है, राइट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। चलिए आप लोग फटाफट टकाटक अंदाज में मुझे ये बताइए, सेशन समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। सर सुने कंजंक्शन रिलेटेड नहीं रखेंगे क्या, ठीक है ऐड कर देंगे। अब इस वीक में तो नहीं होगा क्योंकि इस वीक का पूरा सेट तैयार हो चुका है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।